नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। 21 जुलाई से चलेगा संसद का मानसून सत्र। नियमों के तहत सरकार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कराने के लिए तैयार। 12 अगस्त तक चलेगा मानसून का सत्र। भारत ऑस्ट्रेलिया राजनयिक संबंधों की 5वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक। आतंक के खिलाफ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों के प्रति जताई संवेदना। कहा, आतंकवाद के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा। अंतिम चरण में ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, सभी देशों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निंदा की। रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को हो रही इंटरनेशनल फंडिंग पर उठाए सवाल। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से भारी नुकसान। सिक्किम में अब तक 1700 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। और 18 साल के इंतजार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनी आईपीएल की नई चैंपियन। बेंगलुरु में आज निकलेगी विक्ट्री परेड। संसद के मानसून सत्र की तारीखें घोषित हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। 3 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद संसद के दोनों सदन 21 जुलाई को शुरू होंगे। बता दें कि संसद का बजट सत्र इस साल 31 जनवरी को शुरू हुआ था। दोनों सदनों को 4 अप्रैल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। किरण रिजिजू ने बताया कि सरकार सदन में संसद की नियमावली के अनुसार किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मानसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहता है कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर किरण रिजिजू ने कहा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। इसमें किसी भी तरह की राजनीति की गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज को अगर इम्पीच करना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का मैटर सरकार के संज्ञान में आया है। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई दलगत राजनीति के नज़रिए से नहीं देखे। मेजर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मेरा संपर्क शुरू किया है और हमने ये भी कहा है कि जो जुडिशरी में करप्शन का मामला है, ये देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपना अपना एक व्यू लेने का आवश्यकता नहीं है। हम सब मिल करके एक कलेक्टिव व्यू लेकर के चर्चा करके फिर जो इम्पीचमेंट होना है पार्लियामेंट ही कर सकता है। तो इसमें एकजुट एक आवाज़ में हम करें, इसका प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। भारत ऑस्ट्रेलिया राजनयिक संबंधों की 5वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। साथ ही राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष को पश्चिमी मोर्चे पर भारत के सामने आने वाली चुनौतियों से भी अवगत कराया। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स को चुनावों में शानदार जीत के लिए बधाई दी। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पहलगाम आतंकी हमले की घटना पर शोक जताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा है। भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। बैठक से पहले रिचर्ड मार्ल्स दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे और वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम 2.0 का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ के विजन को आगे बढ़ाने के मकसद से ही इस मुहिम के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। इसके तहत 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मुहिम के शुरू होने से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देशवासियों, खासकर विद्यार्थियों से अपील की है कि वो इससे अधिक जुड़ें और पेड़ लगाएं। एक पेड़ मां के नाम 2.0 के रूप में हमारा लक्ष्य है कि 5 जून से 30 सितंबर तक 10 करोड़ पौधे लगाए जाएं। लेकिन यह अभियान सिर्फ आंकड़े के बारे में नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारे प्रेम और जिम्मेदारी की भावनाओं के प्रतीक है। यह अभियान एक ऐसे भविष्य के प्रति समर्पण है जहां प्रकृति की सम्मान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा हो। इसी साल मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाएं, उसकी देखभाल करें, उसे बढ़ते हुए देखें और फिर उसकी कहानी सभी को सुनाएं। जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 दशक के इंतजार के बाद चिनाब ब्रिज मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। चिनाब रेलवे ब्रिज इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है और कई मायनों में बेहद खास है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर 359 मीटर 1178 फीट की ऊंचाई पर बना है, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। जम्मू कश्मीर के रियासी में बकल और कौरी के बीच बना आर्च ब्रिज नदी तल से 1178 फीट ऊपर है, जो कटरा से बनिहाल तक एक महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है। ये उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। ये पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का सामना करने में सक्षम है और इसकी आयु 120 वर्ष है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में ग्रुप 2 के प्रतिनिधिमंडल बेल्जियम के ब्रुसेल्स पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल को ब्रुसेल्स में राजदूत सौरभ कुमार और अन्य दूतावास अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। उधर शशि थरूर की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने दौरे के अंतिम चरण में अमेरिका पहुंच चुका है। अमेरिका में ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति बताएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शांभवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवड़ा, बीजेपी के शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और तेलुगु देशम पार्टी के जीएम हरीश बालियोगी शामिल हैं। इससे पहले ये प्रतिनिधिमंडल पनामा, कोलंबिया और ब्राजील का दौरा कर चुका है। वहीं काहिरा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का चरित्र दोहरा है और ये समय समय पर इस बात के कई सबूत सामने भी आते रहे हैं। Was Osama bin Laden being discovered and neutralized in Abbottabad? He was not found in Allahabad. He was found in Abbottabad. So a state which could suck money out of the global coalition against terror led by the United States of America and shelter the biggest enemy of the United States of America and someone who's being hunted by the entire world is the greatest testimony to Pakistan's chicanery and doublespeak. So I think these 5 messages have very, very effectively gone across to our interlocutors.
पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर दुनिया के कई देशों में भारत का कड़ा संदेश देने के बाद शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौट आया है। ये प्रतिनिधिमंडल यूएई, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सियरा लियोन का दौरा करने के बाद भारत लौटा है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि अलग अलग देशों ने पहलगाम घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का आह्वान किया है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर का दौरा किया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर सियासी वार पलटवार जारी है। भाजपा प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी सेना को अपमान करने और उसके मनोबल को गिराने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं दिया और न ही पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने इस तरह का बयान दिया। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने हमारे सशस्त्र बलों की वीरता और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना अधिकारियों की ब्रीफिंग की तुलना आत्मसमर्पण से की। उससे पता चलता है कि उनकी मानसिकता कितनी बीमार और खतरनाक हो गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस से सरेंडर किया होगा, भारत कभी सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कारनामे भरे पड़े हैं। राहुल गांधी जी, केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा, इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी आदतन, फितरतन, शरारतन पीएम के खिलाफ बोल सकते हैं लेकिन देश के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं कर सकता। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भारत मां के शेर हैं। मैं राहुल गांधी जी के लिए यह पंक्ति कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि आदतन, फितरतन, शरारतन, व्याकुलता के कारण या कुटिलता के कारण आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, हमें बर्दाश्त है। पर भारत के स्वाभिमान और भारत की सेना के लेकर आप झूठ बोलेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसे सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया।
और खबरें देश में बदलते मौसम से जुड़ी हुई। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां 21 जिलों में 6,30,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। कृषि भूमि लगातार दूसरे दिन भी सबसे अधिक प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां 2,30,000 लोग प्रभावित हैं। नावगांव में 99,000, जबकि कछार में 89,000 लोग प्रभावित हैं। हैलाकांडी में भी लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कई क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के कारण सड़क, रेल और नौका सेवाएं बाधित होने से परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने असम और मेघालय के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय में अलग अलग जगहों पर आज गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना है। ASDMA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कुल 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम में कुल 511 राहत शिविर बनाए गए हैं। SDRF, DDRF, अंतर्देशीय एवं जल परिवहन, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, स्थानीय प्रशासन कार्यालय लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। अब तक 120 मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है, जिनमें सबसे ज़्यादा 68 टीमें कछार में तैनात हैं। SDRF की टीमों ने राज्य में तैनात 72 नावों के जरिए 863 से अधिक लोगों और 411 जानवरों को बचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री शर्मा भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उधर मूसलाधार बारिश से नॉर्थ सिक्किम सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिससे तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया और सड़कों, पुलों और संपर्क मार्गों को नुकसान पहुंचा है। नॉर्थ सिक्किम के मंगन जिले में जगह जगह भूस्खलन होने, मिट्टी धंसने और चट्टानों के गिरने से कई घर, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। हालांकि प्रशासन ने कुछ जगहों पर सड़क मार्ग खुल जाने की बात कही है, लेकिन अभी भी क्षेत्र में कई सड़कें बंद हैं। प्रशासन ने लगभग 1700 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन अभी भी कई पर्यटक लाचुंग और लाचेन और छातिन में फंसे हुए हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, स्टेट और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ साथ भारतीय सेना मिलकर फंसे लोगों को बचाने में लगी है और सीमा सड़क संगठन यानी BRO मलबा हटाने में जुटा है। साथ ही प्रशासन मोबाइल कनेक्टिविटी और पेयजल आपूर्ति को जल्द ठीक करने की कोशिश में जुटा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगन के लिए रेड अलर्ट और गैंगटॉक, सारेंग जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नॉर्थ सिक्किम के लिए सभी पर्यटक परमिट रद्द कर दिए हैं और लोगों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मणिपुर में हुई भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राज्य में बीते कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण इम्फाल घाटी और उसके आसपास के इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जल राहत 2 के तहत राहत और बचाव कार्य कर रही है। सेना ने बाढ़ से प्रभावित हुए इलाके से अब तक 1560 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है। वांगखेई में सबसे अधिक 584 लोगों को निकाला गया। JNIMS अस्पताल में जहां 559 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, उनमें 15 चिकित्सा रोगी ऐसे शामिल थे जिन्हें तत्काल देखभाल की आवश्यकता थी। खिताई, चिंगंगबाम, लेइकाई में 110 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सेना के जवानों ने विभिन्न स्थानों से 3 दिव्यांगों को बचाने के लिए विशेष मिशन भी चलाया। उधर राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आगामी 2 से 4 दिन तक तेज आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल में मानसून की शुरुआत 24 मई को हुई थी। इसके बाद से ही राज्य में बारिश का दौर लगातार जारी है।
राज्य में भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें संवेदनशील इलाकों का मुआयना करने में लगी हुई हैं। राज्य के इडुक्की जिले की देवीकुलम तहसील में एनडीआरएफ की टीम ने मुआयना किया। टीम ने कमांड इंस्पेक्टर प्रशांत जीसी के नेतृत्व में विभिन्न जगहों पर तहसीलदार और गांव के अधिकारियों से बातचीत भी की। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, डोनर और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने लगातार भारी बारिश के कारण पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जारी बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पर चिंता जताई। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने केंद्र सरकार की तरफ से प्रभावित राज्यों को सहायता का आश्वासन दिया है। सिंधिया ने व्यक्तिगत रूप से सिक्किम और असम के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से संपर्क किया ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके और केंद्र का अटूट समर्थन बढ़ाया जा सके। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के साथ टेलीफोन पर बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। सिंधिया ने कहा कि हम इस चुनौतीपूर्ण समय में सिक्किम के लोगों का समर्थन करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। उधर पंजाब में छिपे पाकिस्तानी जासूसों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। जासूसी के आरोप में रूपनगर से जसबीर सिंह नाम के एक और यूट्यूबर को पंजाब स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने गिरफ्तार किया है। जसबीर जान महल नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता है। वह ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई ऑफिसर शाकिर जट रंधावा के भी संपर्क में था। जसबीर पर आरोप है कि वह भारत की खुफिया जानकारियां आईएसआई एजेंट के जरिए पाकिस्तान भेज रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हरियाणा से गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ के दौरान भी जसबीर का नाम सामने आया था। जानकारी के मुताबिक जसबीर को ज्योति मल्होत्रा ने ही पाक उच्चायुक्त के निष्कासित अधिकारी दानिश से मिलवाया था। पुलिस को उसके मोबाइल से कुछ आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और नंबर मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। जांच में फ़ोन से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अफसरों के भी नंबर मिले हैं। ये नंबर अलग अलग नामों से सेव किए हुए थे। गौरतलब है कि जसबीर सिंह भी 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। ज्योति की तरह जसबीर ने भी दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले दानिश के निमंत्रण पर पाकिस्तान नेशनल डे के कार्यक्रम में शिरकत की थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ली जे-म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन चुनाव परिणामों के बाद उम्मीद की जा सकती है कि महीनों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे दक्षिण कोरिया में स्थिरता आएगी। लिबरल पार्टी के ली जे-म्यूंग को 49.3% से ज़्यादा वोट हासिल हुए। वहीं मुख्य कंजर्वेटिव उम्मीदवार किम मून सू ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली। दक्षिण कोरिया में करीब 27 साल बाद वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा 80% से ज़्यादा रहा। ये चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा मार्शल लॉ लागू किए जाने से देश में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई थी। ऐसे में कई महीनों की अस्थिरता के बाद दक्षिण कोरिया को नया राष्ट्रपति मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली जे-म्यांग को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ली जे-म्यांग को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। भारत कोरिया गणराज्य की विशेष रणनीतिक साझेदारी को और अधिक विस्तार देने और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की आशा है। अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसी एफबीआई ने खतरनाक जैविक हथियार की तस्करी के आरोप में चीन की एक शोधकर्ता को गिरफ्तार किया है। जैविक हथियार द्वारा आतंक फैलाने को एग्रो टेररिज्म नाम दिया गया है। चीनी शोधकर्ता यूंकिंग जियान पर आरोप है कि वो फ्यूसेरियम ग्रेमिनीरम नामक एक खतरनाक फंगस को अमेरिका में तस्करी कर लाई थी। एफबीआई प्रमुख काश पटेल ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि यूंकिंग जियान मिशिगन विश्वविद्यालय में काम कर रही थी और वो जिस फंगस को तस्करी कर लाई थी वो हेड ब्लाइट नाम बीमारी का कारण बन सकता है, जो गेहूं, जौ, मक्का और चावल की बीमारी है, जिससे इंसानों और पशुओं दोनों में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं होती हैं। काश पटेल ने एक्स पर लिखा है कि अब तक जो सबूत मिले हैं उससे ये पता चलता है कि जियान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी व्यक्त करने और पैसे के लिए तस्करी में शामिल हूँ। जियान के अलावा उसके मित्र जुनयोंग लियू पर तस्करी में शामिल होने के आरोप लगे हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की विनिंग प्राइज मनी मिली है। सीजन में सबसे ज्यादा 759 रन बनाने वाले गुजरात के साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप दी गई, जबकि सबसे ज्यादा 25 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिली। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन चुने गए। मुंबई के सूर्य कुमार यादव मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। और आईपीएल का खिताब जीतने पर आरसीबी को कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने बधाई दी है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, आरसीबी को उनके पहले आईपीएल खिताब पर बधाई। 18वें संस्करण में ट्रॉफी उठाने के लिए 18 नंबर की जर्सी पहनना अच्छा है, अच्छा खेला और इसके हकदार भी। सचिन ने पंजाब को उनके बेहतरीन सीजन के लिए बधाई भी दी। उन्होंने लिखा, पंजाब किंग्स को भी एक बेहतरीन सीजन के लिए बहुत बधाई। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।